दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी स्कारिंग एलोपेशिया के बारे में, यानी वो एलोपेशिया जिसके अंदर स्कारिंग हो जाती है, स्किन के नीचे हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू स्कार की स्टेज में चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की। दोस्तों, नॉन स्कारिंग एलोपेशिया का अर्थ ये है कि जब बाल तो चले जाते हैं लेकिन नीचे जड़ें बची रहती हैं, हेयर फॉलिकल रिटेन रहते हैं, इसे हम नॉन स्कारिंग एलोपेशियास कहते हैं। दोस्तों, ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का अर्थ होता है जेनेटिक हेयर लॉस की वजह से होने वाला एलोपेशिया, जेनेटिक कारणों से, वंशानुगत कारणों से होने वाला हेयर लॉस। दोस्तों, जैसा कि हम बहुत से वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जब व्यक्ति को माता पिता से कुछ ऐसे जीन्स मिलते हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन DHT में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम की वजह से। जब ये कन्वर्शन होती है तो बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। ये थिनिंग मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहलाती है। इसे विज्ञान की भाषा में एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका या पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। पैटर्न हेयर लॉस इसलिए कि इसके अंदर बाल एक पैटर्न के तहत झड़ते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस हैमिल्टन स्केल पर मापा जाता है और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस लुडविक स्केल पर मापा जाता है। मेल और फीमेल के अंदर दोनों में अलग अलग पैटर्न आते हैं, इसीलिए इसे हम पैटर्न हेयर लॉस या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं। दोस्तों, पैटर्न हेयर लॉस के अंदर जड़ें खत्म नहीं होती हैं, बाल पतले होते हैं। बाल टर्मिनल से धीरे धीरे करके वेलस हेयर में कन्वर्ट होते हैं। बाल की थिनिंग होती है। जो बाल 0.08 mm से 1 mm तक मोटाई का हो सकता है, वो धीरे धीरे कम होकर 0.05, 0.04, 0.03 तक का रह जाता है, जिसे हम वेलस हेयर कहते हैं। इसीलिए इसे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी किस्म का नॉन स्कारिंग एलोपेशिया होता है एलोपेशिया रियाटा। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये इम्यूनिटी से संबंधित बीमारी है। जब हमारा प्रतिरोधक क्षमता रिवर्स काम करना शुरू कर देती है, तब एलोपेशिया रियाटा हो जाता है। ये लोकलाइज्ड होता है, स्कैल्प पे या शरीर के किसी भी अन्य भाग से ये बालों को निकालता है और ये धीरे धीरे करके एलोपेशिया टोटलिस, जिसमें सारे सिर के बाल चले जाते हैं, या फिर एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसमें सिर के साथ साथ बाकी शरीर के अंगों के बाल भी जा सकते हैं, में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों, एलोपेशिया रियाटा के अंदर भी फॉलिकल बचे रहते हैं, जड़ें बची रहती हैं। इसके अंदर पैचेस बनते हैं, बाल पैचेस के रूप में निकलते हैं और फिर सारे के सारे बाल पूरे भी निकल सकते हैं, या पूरा सिर भी खाली हो सकता है, या पूरे शरीर के बाल भी जा सकते हैं। ये बीमारी अमूमन छोटे बच्चों में होती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 0.2% लोग एलोपेशिया रियाटा से प्रभावित होते हैं, यानी 1000 में से 2 लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये थोड़ी सी अजीब बीमारी है, क्योंकि विज्ञान को अब तक इसकी इटियोलॉजी समझ नहीं आई कि किस कारण से ये बीमारी होती है। लेकिन फिर भी अगर इनिशियल स्टेज पे प्रयास किए जाएं तो काफ़ी हद तक और काफ़ी लोगों में इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एलोपेशिया रियाटा को भी नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसमें जड़ें बची रहती हैं और बाल वापस आ सकते हैं। तीसरे प्रकार का नॉन स्कारिंग एलोपेशिया होता है टेलोजन इफिलियम, जिसे हम डिफ्यूज हेयर लॉस भी कहते हैं। इसके अंदर बाल बीच बीच से जाते हैं। बालों के जीवन चक्र की 3 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, एनाजन, कैटेजन और टेलोजन। टेलोजन बाल का सबसे अंतिम फेस होता है। जब बाल झड़ने की स्टेज में आता है तो उसे टेलोजन फेस कहते हैं। हमारे सिर के लगभग 10% बाल इस अवस्था में होते हैं। यदि बाल स्वस्थ हैं और यदि हमारे बालों में कोई समस्या है तो टेलोजन फेस बढ़ जाता है, यानी 15, 20, 25% तक भी बाल हमारे इस फेस के अंदर हो सकते हैं। इसके होने के मल्टीपल कारण होते हैं। ये खान पान की कमी की वजह से हो सकता है, जब भोजन के अंदर प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स आदि नहीं मिलते हैं। ये प्रोटीन की कमी से हो सकता है, ये किसी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, लंबी चलने वाली बीमारी की वजह से हो सकता है, हार्मोनल कारणों से भी हो सकता है। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो मनुष्य के बालों को डिफ्यूज फेज में ले जाते हैं। एक व्यक्ति के अमूमन 50 से 100 बाल तक डेली झड़ते हैं। यदि इससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि व्यक्ति टेलोजन इफिलियम या डिफ्यूज हेयर लॉस से पीड़ित है। इसके कारणों को जानकर, जिस कारण से बीमारी हुई है उसको समझकर उसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है, तो 100% पेशेंट इस बीमारी से बाहर आ जाते हैं और ये पूरी तरह से
ठीक होने वाली बीमारी है। इसे भी नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जब बाल जाता है तो जड़ें खत्म नहीं होती, फॉलिकल बचे रहते हैं, उस फॉलिकल से बाल दोबारा जन्म लेता है, इसीलिए इसे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन यानी टीनिया कपाइटिस के कारण भी बाल नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की स्टेज में जा सकते हैं। फंगस के कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जिनमें बालों की जड़ें खत्म नहीं होती। ये अरिथमिया कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, बालों के अंदर इचिंग कर सकते हैं, लेकिन बालों की जड़ें बची रहती हैं, इसीलिए इन्हें नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की श्रेणी में रखा गया है। इसको भी दवाइयों के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने बात की नॉन स्कारिंग एलोपेशियास के बारे में, जिनमें बालों की जड़ें बची रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।